अस्सलामुअलैकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है कोई बात है तेरी बात में, राइटर उमेरा अहमद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। डोरबेल तीसरी बार बजी थी जब इसने झुंझलाकर बिलाखिर उठने का इरादा कर ही लिया। वक्त देखा, सुबह के 11:30 बजे थे। इसने बेड से उठकर स्लीपर्स पहने और फिर शर्ट पहन ली। शर्ट पहनते हुए बेल एक बार फिर बजी थी और वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। गेट पर जो कोई भी था बड़े तवातुर से बेल बजा रहा था और काफ़ी मुस्तकिल मिजाज भी लगता था। वॉचमैन इस वक्त अपने क्वार्टर में होता था और वो जानता था कि दरवाज़ा इसे ही खोलना पड़ेगा क्योंकि घर में इस वक्त कोई नहीं था। बालों को हाथों से संवारते अंदर से निकल आया। पोर्च से गेट तक का फासला तय करने के दौरान बेल फिर बजी थी और इस बार इसने उगबी लॉन से जैक को भौंकते हुए भागते देखा। इसके गेट तक पहुंचने से पहले ही जैक गेट पर पहुंच गया था और अपने अगले पंजों से गेट को बजाते हुए बड़े ज़ोरों शोर से भौंक रहा था। गेट के निचले हिस्से में लगी हुई सिलाखों से इसने किसी लड़की की टांगें देखी थी जो कुत्ते के भौंकने पर गेट से काफ़ी दूर चली गई थी। इससे पहले कि बेल दोबारा बजती, इसने एक झटके से दरवाजे की चैन उतार कर इसे खोल दिया। सामने मौजूद चेहरा इसकी शनासा न था। वो 19-20 साल की एक लड़की थी जो चादर में लिपटी हुई थी। धूप में खड़े रहने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो बोल उठी थी, सॉरी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। शायद इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो झुंझलाया हुआ था। वो इसकी माजरत पर कुछ कहते कहते रुक गया, वरना वो इसे बार बार बेल करने पर झड़कना चाहता था। मैं टीचर हूँ। हम लोग फैसलाबाद से यहाँ एक शॉर्ट कोर्स करने के लिए आए हैं। हम ये साथ वाली इमारत में ठहरे हैं। आपको मालूम ही होगा कि वहाँ सारे क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ। मुझे दरअसल 8वां सिपारा चाहिए। अगर आप मुझे दे दें तो मैं पढ़कर आपको वापस कर दूँगी। इसने इस लड़की की बात काफ़ी हैरत से सुनी क्योंकि इसे ऐसी किसी फरमाइश की तवक्को ही नहीं थी। चंद लम्हों के लिए वो शशोपंज में पड़ा रहा। ओके, मैं देखता हूँ, बिल आखिर कहकर वापस मुड़ गया। प्लीज़ 1 मिनट। वो 2 कदम ही चला था कि दोबारा इस लड़की ने इसे आवाज़ दी। वापस मुड़ आया। देखें, या तो आप इस गेट को अंदर से बंद करके जाएं या इस कुत्ते को यहाँ से ले जाएं। इसने जैक की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जो बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर बैठा हुआ था। एक तीसरा रास्ता और भी हो सकता है, मैं आपको अंदर क्यों ना ले जाऊं? बेख्तियार बोलते बोलते रुका था। ये कुछ नहीं कहता। इसने मुस्कुराकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। कर तो बहुत कुछ सकता है। जवाब बहुत बरजस्ता था। अगरचे इस लड़की की निगाह अभी तक कुत्ते पर ही मरकूज़ थी। ये करता भी कुछ नहीं। इसने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा, फिर भी आप गेट बंद करके जाएं। वो अभी भी अपने मुतालबे पर कायम थी। आप अंदर आ जाएं। इसने बिलाखिर इसे पेशकश कर ही दी। नहीं शुक्रिया, आप बस मुझे सिपारा ला दें। इसने इस लड़की के इनकार पर कंधे उचकाए और बिना कुछ कहे गेट बंद करके अंदर की तरफ चल दिया। वो अंदर आकर सोच में पड़ गया, सिपारा इसे मिल कहाँ सकता है। बचपन में बिलाशुबा इसने कुरान पाक पढ़ा था, लेकिन अब बहुत अरसे से इसने कभी कुरान पाक की तिलावत ही नहीं की थी। गलती इसकी नहीं थी। वो पिछले 6-7 साल से अमेरिका में था और इससे पहले जब वो पाकिस्तान में था तब भी इस पर वालिदैन की तरफ से इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी और फितरी तौर पर भी वो मज़हब से कुछ दूर ही था। फिर बाहर रहने से तो वो जो साल में 2 बार जैसे तैसे ईद की नमाज़ पढ़ लेता था, इससे भी गया था। इसलिए अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था सिपारे या कुरान पाक को कहाँ से तलाश करे। चंद लम्हे वो ऐसी परेशानी के आलम में खड़ा रहा। फिर एक ख्याल आने पर अपनी दादी के कमरे की तरफ चल दिया। इसे याद आ गया था कि दादी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती थी और उनके कमरे में यकीनन कुरान पाक भी होगा। कमरे में दाखिल होने के चंद लम्हों तक मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखता रहा। फिर तख्त पोश के साथ वाली अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलते ही इसके सामने बड़े सलीके और नफासत से रखे गए बहुत से सिपारे और कुरान पाक आ गए थे। वो सिपारों की तरफ हाथ बढ़ाते एकदम ठिठक गया। बेवजू होने के ख्याल आने पर इसने वॉशरूम जाकर हाथ धोए। फिर वापस आकर वो 8वां सिपारा तलाश करने लगा। अब मसला ये था कि सिपारों के ऊपर अरबी और उर्दू में गिनती के नंबर थे और दोनों ही गिनतियाँ इसकी समझ से बाहर थीं। इसने कुछ अंदाज़ा करने की कोशिश की, 8वां सिपारा कौन सा हो सकता है, लेकिन जिस मुक़द्दस किताब को इसने पिछले 15-16 साल से खोल कर नहीं देखा था, अब इसके बारे में कुछ याद कैसे आ जाता। इसने इन पारों को वैसे ही रख दिया। वापस लाउंज में आकर इसने फ्रिज से स्प्राइट का टिन निकाला और इसे खोल कर पीते हुए बाहर आ गया। जब इसने गेट खोला तो वो लड़की इसके हाथ में अपनी मतलूबा चीज़ के बजाय स्प्राइट का टिन देखकर बहुत हैरान हुई थी। देखिए, मैंने सिपारा तलाश करने की कोशिश की है।
लेकिन मुझे वो नहीं मिला क्योंकि मुझे अरबी या उर्दू की गिनती नहीं आती। आप ऐसा करें कि खुद ही अंदर आकर मतलूबा सिपारा ले लें। इसे लगा कि इसकी बात पर लड़की ने मलामत भरी नज़रों से इसे देखा था। नज़रें चुरा कर एक तरफ हट गया। चंद लम्हे सोचने के बाद लड़की ने अंदर कदम रख दिया। इसने जैक को पाँव से छूते हुए जाने का इशारा किया था और वो इसके इशारे पर भागता हुआ फिर लॉन की तरफ चला गया। कुत्ते के जाने पर काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। वो इसे अपनी दादी के कमरे में ले आया, फिर वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया, सामने वाली अलमारी में। इसने इशारे से लड़की को बताया था और ख़ुद इत्मीनान से टिन को दोबारा मुंह से लगा लिया। वो लड़की अलमारी खोलकर बड़ी एहतियात से सिपारों को देखने लगी थी। वो दरवाजे से टेक लगाए स्प्राइट के सिप लेता हुआ इसकी कार्रवाई देखता रहा। इसे जल्दी सिपारा मिल गया और बाकी सिपारों को इसी एहतियात के साथ इसने वापस रख दिया। फिर अलमारी बंद करके वो चलती इसके पास आई। एक लम्हे के लिए इसने इसके करीब रुक कर सिपारे को सीधा किया और इसकी तरफ देखे बगैर इसने उर्दू में लिखे हुए 8 पर अंगश्ते शहादत फेरते हुए कहा, ये उर्दू का 8 और इंग्लिश का 8 है। इसने बेख्तियार इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे जानना चाह रही हो कि इसकी बात समझा है या नहीं। इसने बगैर सोचे समझे सर हिला दिया। फिर वो कुछ कहे बगैर बैरूनी दरवाजे की तरफ चलने लगी। दरवाजे से निकलते हुए इसने अचानक मुड़कर कहा, मैं पढ़ने के बाद इसे वापस कर जाऊंगी। सिर्फ सर हिला कर रह गया। गेट बंद करके जब वापस लौटा तो मुसलसल उसके बारे में सोच रहा था। बहुत अजीब सा तासुर छोड़ा था इसने इस पर। जल्द ही वो इसके जहन से निकल भी गई थी। वो फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठ रहा था जब बेल एक बार फिर बजी थी। इसे एकदम इस लड़की का ख्याल आया था और वो गाड़ी में बैठते बैठते रुक गया था। वॉचमैन इस वक्त दरवाजे पर मौजूद था, इसलिए अब की बार इसे दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं जाना पड़ा। वो वहीं गाड़ी के खुले दरवाजे से बाजू टिकाए ग्लासेस हाथ में लिए इसे दूर से आता देखता रहा। वो सीधी इसके पास आई थी। सिपारा इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने शुक्रिया अदा किया था। फिर जब इसने सिपारा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने अचानक पूछा, आपने वज़ू किया हुआ है? इसके सवाल के जवाब में इसने नफ़ी में सर हिला दिया और इस लड़की ने सिपारा पकड़ाते हुए यकदम हाथ वापस खींच लिए थे। इसे बेसाख्ता शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। तो फिर आप सिपारा क्यों ले रहे हैं? इसे लगा कि इस लड़की के लहजे में हल्की सी तलखी थी। वो इसकी बात का जवाब नहीं दे सका, लेकिन इसने बड़ी नागवारी से इसे कहा था, आप ऐसा करें कि अंदर रखाएं, मुलाजिम अंदर है। वो कहकर गाड़ी में बैठने लगा था जब इसने दोबारा इसे आवाज़ दी। ना चाहते हुए भी रुक गया, वरना इसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। मुझे एक दरख्वास्त करनी है। क्या जितने दिन मैं यहाँ हूँ क्या आपके घर से कुरान पाक लेकर पढ़ सकती हूँ? वो इसे बस देख कर रह गया। इसके लहजे में चंद लम्हे पहले की तुर्शी के बजाय अजीब सी इल्तजा थी। वाई नॉट, आप ऐसा करें कि कुरान पाक ले जाएं। जब आपको वापस जाना हो तब आप वापस कर जाएं। इसने इसके सामने एक तजवीज़ पेश की थी। मैंने ये सोचा था, लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ रखूँगी। वहाँ ज़्यादातर गैर मुस्लिम ठहरते हैं और वो है भी इनका मजहबी मरकज़। वहाँ कब बोर्ड तो हैं, लेकिन मैं वहाँ कुरान पाक रखना नहीं चाहती क्योंकि पता नहीं वहाँ पहले क्या रखा गया हो। मैं जानती हूँ कि आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन सिर्फ चंद दिनों की तो बात है। कम अज़ कम मुझे तसल्ली तो रहेगी कि कुरान पाक सही जगह पर रखा गया है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह रहा था। अगर आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, आप जब चाहें आ सकती हैं। इसने बड़े खुले दिल से इसे ऑफ़र की थी। इस लड़की ने बड़ी ममनूनियत से इसे देखा, फिर वो इसका शुक्रिया अदा करके अंदर चली गई। वो इसे अंदर जाता देखता रहा। चंद लम्हों के बाद वो अंदर से निकल आई और गेट की तरफ चल दी। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? इसने इसे रोका था। वो इस सवाल पर कुछ हिचकिचाई थी, जैसे वो जवाब ना देना चाह रही हो। मेरा नाम मरियम है, बिलाखिर इसने कह दिया। थैंक यू, बस यही पूछना था। दोबारा गेट की तरफ चल दी। वो कुछ सोचते हुए इसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन वो 3 बजे आई थी। आज फिर इसे नींद से उठकर दरवाजे पर आना पड़ा। अगरचे इसे गेट नहीं खोलना पड़ा था, लेकिन लाउंज का दरवाज़ा इसने ही खोला था क्योंकि मुलाजिम इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद था और वो अपने कमरे में जाने से पहले डोर लॉक कर गया था। मुलाजिम को इसने कहा था कि शाम तक इसे डिस्टर्ब ना करे। कच्ची नींद से जागते इसके जहन में पहला ख्याल ये आया कि शायद मुलाजिम किसी काम से दोबारा आया है, इसीलिए वो शर्ट के बटन बंद किए बगैर ही नीचे आ गया। अब दरवाज़ा खोलने पर इस लड़की को देखकर न सिर्फ इसका गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था, बल्कि इसे बेतहाशा शर्मिंदगी भी हुई थी। इस लड़की ने इसे देखते ही नज़रें झुका ली थीं। ओह, आप हैं, अंदर आ जाएं। दरअसल मैं सो रहा था। इसने तेज़ी से अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए जैसे अपने हुलिये की वजाहत की थी। कल तो आप 11:30 बजे आई थी? इसने पूछा था। हाँ, कल संडे था, इसलिए हमें जल्दी फ्री कर दिया गया था। बाकी दिनों में हमें 7 से 3 बजे तक काम करना होता है, लेकिन शायद मैं ठीक वक्त पर नहीं आई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं।
अगर आप ना भी आती तब भी मुझे कुछ देर बाद उठना ही था, क्योंकि मुझे फैक्ट्री जाना था, सो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उसने इस लड़की की शर्मिंदगी दूर करने के लिए झूठ बोला, आप चाहें तो कल भी इसी वक्त आ जाएं, क्योंकि सुबह तो मैं फैक्ट्री होता हूँ। कल तो मैं सिंगापुर से आया था, इसलिए फैक्ट्री जाने के बजाय सो गया था। वो दादी के कमरे की तरफ जाते हुए इसे तफसील बताने लगा। इसने खामोशी से सर हिला दिया। सिपारा लेने के बाद जब वो कमरे से निकली तो इसने पूछा, आप कुछ पीना पसंद करेंगी? नो थैंक यू, बस मुझे यही चाहिए था। इस लड़की ने एक फ़िक्रे में अपनी बात मुकम्मल की और दरवाजे से बाहर निकल गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा आई थी और इसने दादी के कमरे में जाकर सिपारा रख दिया था। वो लाउंज में बैठकर इसका इंतज़ार करता रहा था और इसके वापस जाने के बाद दोबारा अपने कमरे में जाकर फिर से सो गया था। फिर ये जैसे रोज़मर्रा का मामूल बन गया था। वो आती, सिपारा लेती, वो इसे चाय कॉफ़ी के ऑफ़र करता, वो इनकार करती और चली जाती। फिर कुछ देर बाद वापस आकर सिपारा अपनी जगह पर रख देती। इन दोनों के दरमियान इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती थी। पता नहीं क्यों इसे वो लड़की अच्छी लगी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो पहली लड़की थी जो इसे अच्छी लगी हो। इसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आती रही थीं। अमेरिका जाने से पहले भी इसकी बहुत सी फ्रेंड्स रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती ने कभी जायज़ हदूद का क्रॉस नहीं किया था। लेकिन बाहर जाकर हर दोस्ती आखिरी हद पार करती रही थी और ये सब इसके लिए एक मामूल की बात बन चुका था, क्योंकि जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखता था वहाँ इन सब बातों को गैर मामूली नहीं समझा जाता था। ये एक आम सी बात थी। फिर इसके वालिदैन की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी और फितरी तौर पर भी वो लड़कियों की कंपनी बस पसंद करता था। इसमें एक ख़ास किस्म की रूडनेस नहीं थी जिसने इसकी अपील को बहुत बढ़ा दिया था। खूबसूरत तो वो था ही, लेकिन अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता था। अमेरिका में बहुत सी लड़कियों के साथ इसके ताल्लुकात रहे थे। जेनिफर तो 2 साल तक इसी के फ्लैट में रही थी और इसकी फैमिली ये सब जानती भी थी। इन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था और वाहिद नरीना औलाद होने की वजह से इसे हमेशा बहुत अहमियत दी गई थी। इसीलिए बेहद खुदसर और अक्खड़ हो गया था और घर में किसी से ख़ास लगाव भी नहीं रखता था सिवाय अपने बाप के। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो किसी की इज्जत ही ना करता। वो अपनी माँ बहनों से हमेशा धीमे लहजे में बात करता था। यह और बात थी कि अगर कहीं उनकी कोई गलती या खामी नज़र आ जाती तो वो साफ साफ कह दिया करता था। इसे बनावट पसंद नहीं थी, ना अपने घर वालों की ना दूसरों की। संजीदगी इसके मिजाज का खासा बन चुकी थी और ज़िंदगी के बारे में वो अपने अलग और वाज़ेह नज़रियात रखता था जो क़दामत परस्त लोगों के लिए काफ़ी काबिल एतराज़ हो सकते थे। बहरहाल इसके तबके के लिए नए नहीं थे। पाकिस्तान वापस आने के बाद भी लड़कियों में इसकी दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ भी लड़कियों के साथ इसकी दोस्ती थी और बाज़ लड़कियों के साथ ये दोस्ती तमाम जायज़ हदूद पार कर चुकी थी। इसे पाकिस्तान वापस आने के बाद अमेरिका और यहाँ के माहौल में कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। बस ये था कि जो काम वहाँ खुलेआम कर सकता था यहाँ वही काम कुछ एहतियात से करना पड़ता था। लड़कियों के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने का नतीजा ये हुआ कि औरत की इज़्ज़त इसके दिल से यकसर ख़त्म हो गई। अपनी क्लास की लड़कियों को तो बिल्कुल काबिल एहतराम नहीं समझता था और बाकी लड़कियों के लिए भी इसके ख़यालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। और बदकिस्मती से जिस लड़की से भी इसका टकराव हुआ, इसने इसके इन ख़यालात को और मजबूत ही किया था। जब मरियम पहली बार इसके सामने आई थी तो इसने इसलिए कोई कशिश महसूस नहीं की क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी और ना ही वो आमतौर पर लड़कियों की तरह सजी संवरी हुई थी। लेकिन फिर इससे चंद हरकतें ऐसी सरजद हुई थी कि वो इसमें अजीब सी कशिश महसूस करने लगा था। इसका दिल चाहने लगा था कि वो इसे इस चादर से बाहर भी देखे जो वो अपने इर्द गिर्द लपेटे रखती थी। एक अजीब सा उन्स इसे मरियम से हो गया था, लेकिन बहरहाल ये मोहब्बत नहीं थी। फिर एक दिन वो नहीं आई। शाम तक लाशऊरी तौर पर इसका इंतज़ार करता रहा। एक अजीब सी बेचैनी से लाहक हो गई थी। इसी बेचैनी में साथ वाली इमारत के सामने एक चक्कर भी लगाया जहाँ वो मुकीम थी और जहाँ इस वक्त मुकम्मल सकूत था। शाम को वो हस्बे मामूल जॉगिंग के लिए मॉडल टाउन पार्क चलाया। जॉगिंग ट्रैक पर दूसरे चक्कर में इसने कुछ दूर घास पर बैठी जिस लड़की को देखा वो मरियम ही थी। इसके साथ चंद लड़कियां और भी थीं और वो सब कुछ खाने में मशगूल थीं। अपने साथ जॉगिंग करती सारा का साथ इसे एकदम जहर लगने लगा था और वो इससे पीछा छुड़ाने का सोचने लगा। ट्रैक का दूसरा चक्कर लगाते इसने सारा से माजरत कर ली कि वो अकेला भागना चाहता है और वो इसके इस अचानक बदले हुए रवैये पर हक्का बक्का रह गई। तीसरे चक्कर में वो भागते हुए इस जगह की तरफ आ गया था जहाँ इसने मरियम को कुछ देर पहले बैठे हुए देखा था। ये देखकर इसने सुकून की सांस ली कि वो वहीं बैठी हुई थी, बल्कि अब इसके पास वो लड़कियां भी नहीं थीं। वो ट्रैक छोड़कर इसकी तरफ चला आया। कदमों की आहट पर मरियम ने इसकी तरफ देखा था और शनासाई की चमक इसकी आंखों में लहराई। पॉपकॉर्न खाते हुए इसने अपनी चादर को ठीक किया था।
हेलो, आज आप क्यों नहीं आई? इसने छूटते ही पूछा था। मैं आई थी, आप इस वक्त घर पर नहीं थे। आज संडे था ना, इसीलिए मैं सुबह 10-11 बजे आपके घर गई थी। इस वक्त मुलाजिम वहाँ पर था। इसने वजाहत की और इसने बेख्तियार अपना निचला होंठ भींचा था। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान मज़ीद कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर इसने दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसके चेहरे का इस्तराब इसकी आंखों से पोशीदा नहीं रह सका। इसने नज़रें झुकाकर झिझकते हुए कहा, देखिए मैं यहाँ अपने स्कूल के टीचर्स के साथ आई हूँ और वो किसी काम से गई हैं, बस चंद लम्हे तक आ ही जाएंगी। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। वो इसकी बात पर चुप सा हो गया था। आपने माइंड तो नहीं किया? मरियम ने इसकी खामोशी पर सर उठाकर इसे देखा था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं दरअसल आपसे पूछना चाह रहा था कि आप और कब तक यहाँ हैं। मेरा मतलब है लाहौर में। बस 1 हफ़्ता और। ओके, थैंक यू। वो कहता हुआ दोबारा जॉगिंग ट्रैक की तरफ मुड़ गया था। वो इसे जाता हुआ देखती रही। बिलाशुबा वो बहुत ही खूबसूरत था। अब वो जॉगिंग ट्रैक पर भागने लगा था। वो गैर इरादी तौर पर इसे दूर जाते देखती रही। हाफ बाजुओं वाली सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में खुले गिरेबान के साथ बहुत दिलकश लग रहा था। इसकी आंखों में इसके लिए रश्क था। इस शाम ट्रैक पर भागते हुए इसकी सोच का महवर वो लड़की ही रही थी। वो इसे समझ नहीं पाया था और इसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि क्या इसकी कशिश में कुछ कमी आ गई थी, कि वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने में यूँ नाकाम हो गया था। इसे कभी भी लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन पहली दफ़ा इसके सामने एक ऐसी लड़की आ गई थी जिसे वो लाशऊरी और गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो फिर दोपहर को ही आई थी। बमुश्किल सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलने आया था। दरवाज़ा खोलकर इसने इसे रास्ता दिया और ख़ुद लाउंज की एक चेयर खींचकर वहीं बैठ गया। उस दिन वो पहले की तरह इसके साथ दादी के कमरे में नहीं गया था। इसे पाँव में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। आंखें बंद किए कुर्सी पर झूलते हुए इसने अचानक मरियम की आवाज़ सुनी थी। अरे आपके पाँव को क्या हो गया? इसने वापसी पर इसके पाँव पर बंधी पट्टी देर पर नज़र पड़ते ही पूछा था। इसने इसकी आवाज़ पर आंखें खोल दी। मरियम ने अब गौर से इसका चेहरा देखा जो बहुत जल्द था। शायद इसे बुखार भी था। नथिंग सीरियस। बिला वजह कल रात को मैं लॉन में फिर रहा था कि किसी कीड़े ने काट लिया। बेख्तियार इसके करीब चली आई। पुरतअस्सुफ़ नज़रों से इसके पाँव का जायज़ा लेते इसने कहा, पाँव सूज गया है ना? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। मैं ऐसे रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था, फिर ऊपर से बुखार भी हो गया। वाकई काफ़ी तकलीफ़ में थका हुआ था। मैं आपको कुछ लिख कर देती हूँ, आप इसे पानी में डालकर इस वक्त तक पीते रहें जब तक कि पाँव ठीक नहीं हो जाता। क्या? वो इसकी पेशकश पर बुरी तरह हैरान हुआ था। आप ऐसा क्या लिखेंगी जिसे पीकर मैं ठीक हो जाऊँगा? आप घबराएं नहीं, मैं आपको कुछ कुरानी आयात लिख कर दूँगी। इस कागज़ को पानी में भिगोकर पीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये भी एक तरीका इलाज है। थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर से बैंडेज करवा चुका हूँ और कुछ मेडिसिन भी ली है। उम्मीद है शाम तक मैं ठीक हो जाऊँगा। वैसे भी मैं इस किस्म की चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। इसके लहजे में वही फितरी अक्खड़पन था, लेकिन इसने बुरा माने बगैर कहा, पता है पिछले साल मेरे हाथ पर भी किसी कीड़े ने काट लिया था। इसने अपनी कलाई इसके आगे की जिस पर एक मध्यम सा निशान था। मेरा तो पूरा बाजू कोहनी तक सूज गया था और ठीक होने को ही नहीं आ रहा था। मैंने भी बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, फिर किसी ने मुझे आयात लिख कर दी थी और मैं वही पानी पीकर ठीक हो गई थी। बाद में तो मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो बड़े रसान से इसे बता रही थी और वो इतना ही उकताया हुआ बैठा था। फ़ौरन बोल उठा, आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा, इसीलिए ठीक होने में इतनी देर लग गई। एक लम्हा के लिए वो चुप रही थी, फिर इसके चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हो गए। जी नहीं, मैंने क्वालिफाइड डॉक्टरों को ही दिखाया था। दुनिया में ये सहूलत सिर्फ आपको ही मुयसर नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। यकदम वो इसी पुराने तकल्लुफ़ के माहौल में सिमट गई थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर इसने बैरूनी दरवाज़े की तरफ कदम बढ़ा दिया और इसे अजीब सा पछतावा हुआ था। इसकी खफगी से बेहद अजीब, बेहद अच्छी भी लगी थी। अब तो नाराज़ी हो गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। बहुत से डॉक्टर्स ठीक तरह से ऐसी चीज़ों को ट्रीट नहीं कर पाते। ये कोई इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। मरियम ने चंद लम्हों के लिए रुक कर इसे देखा, फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। साफ लग रहा था कि इसने इसकी वजाहत तस्लीम नहीं की थी। देखें, आप क्या मुझे वो आयात लिख कर नहीं देंगी? इस बार बेख्तियार रुक गई और इसकी तरफ मुड़कर इसने पूछा, आप तो ऐसी चीज़ों पर यकीन ही नहीं करते। हाँ, करता तो नहीं, मगर आप ठीक कह रही हैं। आखिर आपने इसे आजमाया है। इसने बात सिर्फ इसे खुश करने के लिए कही थी, वरना मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा था और हस्बे तवक्को वो खुश हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मैं इस सिपारे को कहाँ रखूँ? इसने बुक शेल्फ की तरफ इशारा किया। इसे वहाँ रख दो।
पेपर और पेन कहाँ मिलेगा, ये इसका अगला सवाल था। फ़ोन के पास जो किट है इसमें देख लो। इसने इसी तरह चेयर पर बैठे बैठे हदायत दी। वो वहाँ से पेपर और पेन लेकर इसके पास चली गई और लाउंज के टेबल के करीब कारपेट पर बैठ गई। आप यहाँ क्यों बैठी हैं, वहाँ सोफ़ा पर बैठ जाएं। इसने मरियम को कारपेट पर बैठे देख कर कहा। अब इसे सारी मसरूफियात में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इसने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब देकर डायरी टेबल पर रख दी। घुटनों के बल बैठकर एक हाथ डायरी पर जमाए टेबल पर झुककर बड़ी एहतियात से कुछ लिखने लगी। इसे ये पोज बहुत ही दिलचस्प लगा था। इस वक्त वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह लग रही थी जो सालाना इम्तहान में पर्चा सवालात देखकर बड़ी ही संजीदगी से इसे हल करने की फ़िक्र में होता है। वो लिखने के साथ कुछ पढ़ भी रही थी, बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। चंद मिनट पहले का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द अब जैसे ख़त्म हो गया था। फिर अचानक इसने इसकी खामोशी तोड़ने के लिए पूछा, आप लिख क्या रही हैं? जवाब में इसने सर उठाकर इसकी तरफ मुंह में कुछ पढ़ते हुए इसकी तरफ देखकर होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया था और दोबारा कागज़ की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो जैसे धक से रह गया था। इसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। कुछ अजीब सी बात थी इस लड़की में जिसे वो समझ नहीं पाया था। इसे इस वक्त वो बहुत अजीब सी चीज़ लगी थी। बेअख्तियार इसका दिल चाहा कि वो हमेशा यूं ही इसके सामने रहे। ऐसा कब हुआ था कि इसने किसी की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की हो? ऐसा कब हुआ था कि इसने किसी से इतनी नरमी बरती हो? लेकिन इस वक्त वो बेअख्तियार ये सब कर रहा था। शायद वो वक्त ही कुछ अनहोनियों का था। चंद मिनटों के बाद इसने अपना काम ख़त्म कर दिया। फिर कागज़ पर फूंक मारते हुए इसे तह करने लगी। फिर वो कारपेट से उठकर इसकी तरफ आई थी। आप वज़ू करके इसे पानी की बोतल में डाल लें और जब भी प्यास लगे यही पानी पिएं। जब पानी ख़त्म हो जाए तो बोतल में और पानी भर लें। देखें, मैंने इस वक्त वज़ू नहीं किया और ना ही मुझे वज़ू करना आता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से अंदाज में इसने मरियम से कहा था। इसने इसकी बात पर कागज़ वाला हाथ वापस खींच लिया था। दूसरी बात यह कि मैं यहाँ का पानी नहीं पीता हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। मैं तो मिनरल वाटर पीता हूँ। आप बता दें कि इसे कौन से पानी में डाल कर पीऊँ। बल्कि आप ऐसा करें कि किचन में चलें, वहाँ पानी की बॉटल्स हैं, आप खुद इनमें डाल दें। वो उठते हुए बोला था। मरियम खामोशी से इसे देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाते हुए वो इसे किचन में ले आया। वो खामोशी से इसके पीछे चल रही थी। किचन की लाइट जलाकर इसने रेफ्रिजरेटर खोला और इसमें से मिनरल वाटर की एक बोतल निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। मरियम ने बोतल लेकर इसकी सील तोड़ी और इसे खोलकर वो कागज़ इसमें डाल दिया। फिर बोतल बंद करके एक दफ़ा इसे हिलाया और वापस इसकी तरफ बढ़ा दी। इतनी देर में रेफ्रिजरेटर से जूस के 2 पैक बरामद कर चुका था। आपने मेरे लिए इतना वक्त ज़ाया किया तो प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाएं और जूस पी कर जाएं। नहीं थैंक यू, मुझे अब जाना है, बहुत देर हो गई है। इसने किचन से कदम बाहर बढ़ा दिए। वो भी इसके पीछे बाहर निकल आया। बोतल को खोलकर पानी के चंद घूंट ले रहा था जब इसके आगे आगे चलती हुई मरियम कुछ कहने के लिए मुड़ी थी और इसे यूं पानी पीते देखकर नागवारी की एक लहर सी इसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। इसको इस तरह तो नहीं पीते। काफ़ी खफगी से इसे टोका गया। बोतल बंद करते करते रुक गया। तो कैसे पीते हैं? चंद लम्हे वो इसके सवाल पर इसे घोलती रही। मुड़कर किचन में चली गई। इसके पीछे आया था। गिलास स्टैंड से इसने एक गिलास लिया और इसके करीब चली आई। ये बोतल मुझे दें। इसने खामोशी से बोतल इसकी तरफ बढ़ा दी। इसने डाइनिंग टेबल पर गिलास रख कर इसमें पानी उंडेला। गिलास को आधा भरने के बाद इसने कुर्सी खींची और इसे मुखातिब किया। अब आप यहाँ बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस तकलीफ़ और आजमाइश से निजात दे। फिर ये पानी 3 घूंट में पी लें। इसके कहने पर चेयर पर बैठ गया, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सका। वो शायद समझ गई थी। इसने इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर सुनाई थी। झिझकते हुए इसने भी बिस्मिल्लाह पढ़ डाली और अचानक इसे पता चला बिस्मिल्लाह भी भूल चुका था। फिर इसी के साथ साथ वो दुआ दोहराई थी। अब आप दाएं हाथ से गिलास पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता पानी पी लें। वो इसके पास खड़ी से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो किसी मामूल की तरह उन पर अमल कर रहा था। ये कोई आम पानी या मशरूब नहीं है जिसे आप चलते फिरते ऐसे ही पीते रहें। इसे पीने के कुछ आदाब हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई ठीक हो जाएं तो इसे इस तरह पिया करें जैसे मैंने बताया, वरना तो आपका पाँव ठीक नहीं होगा। इसने जैसे इसे डराया था। फिर वो लाउंज में चली आई और अपना सिपारा लेकर चली गई। वो वापस कमरे में जाने के बजाय वहीं लाउंज में चला आया। वापस कमरे में जाता तो थोड़ी देर बाद जब वो सिपारा वापस करने आती तो इसे दोबारा नीचे आना पड़ता और वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता था। इसीलिए उसके इंतज़ार में वहीं बैठ गया। वो तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई थी और इसे देखते ही इसने बड़े इश्तियाक से पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वेल, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही दर्द है। बड़ी साफ गोई से इसने जवाब दिया था। अच्छा। वो जैसे बुझ गई थी। फिर शायद इसने इससे ज़्यादा ख़ुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी दर्द ठीक नहीं हो सकता ना, अभी तो थोड़ा सा वक्त ही गुजरा है।
फिर वो सिपारा अंदर रख कर वापस चली गई। इसके जाने के बाद इसने लाउंज का दरवाज़ा लॉक किया और ऊपर के कमरे में जाने से पहले पता नहीं क्या सोचकर वो बोतल भी अपने कमरे में ले आया था। बोतल को रूम रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद बेड पर लेट गया। मरियम के बारे में सोचते सोचते इसकी आंख लग गई थी। दोबारा जब वो बेदार हुआ था तो इस वक्त काफ़ी शाम हो चुकी थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इसने टाइम देखा, शाम के 7:30 बजे थे और वो पिछले 4 घंटों से बेखबर सो रहा था। बेड पर उठकर बैठते ही पहला ख्याल इसे पाँव का आया था। जैसे इसने हिलाया था तो दर्द की एक लहर सी महसूस हुई थी, लेकिन बहरहाल अब इसे पहले की तरह पाँव में मुसलसल दर्द नहीं हो रहा था। इसे सिर्फ इस वक्त दर्द महसूस होता जब वो पाँव को तेज़ी से हरकत देता। ये चीज़ इसके लिए काफ़ी खुशाइन थी, वरना पिछली पूरी रात पैर को हरकत ना देने के बावजूद वो दर्द से बेकरार था और इसी वजह से वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी ठीक तरह से सो ही नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि सुबह इसे हल्का हल्का सा बुखार होना शुरू हो गया था, लेकिन इस वक्त इस बुखार का कहीं नामो निशान भी नहीं था। इसने लाइट ऑन की और अपने पैर का मुआयना करने लगा। इसे ऐसा लगा था जैसे पाँव की सूजन भी कुछ कम हो गई थी और ये चीज़ बड़ी मुसर्रत आमेज़ थी। पाँव पर प्लास्टिक बैग चढ़ाकर इसने बाथ लिया था और बहुत पुरसकून हालत में नीचे आ गया। डैडी इस वक्त घर आ चुके थे। इसे देखते ही उन्होंने इससे पाँव के बारे में दरियाफ्त किया था और इसने इन्हें मुतमईन कर दिया। वो इस वक्त अपने डैडी के साथ डिनर कर रहा था जब डॉक्टर इसे देखने के लिए आया था। इसके पाँव का मुआयना करने के बाद काफ़ी मुतमईन हो गया था और इसे एक इंजेक्शन और चंद मज़ीद मेडिसिन्स देकर चला गया। डिनर के बाद वो कुछ देर तक बाप के साथ कारोबारी मामलात पर गुफ्तगू करने के बाद दोबारा ऊपर अपने कमरे में चला आया। दादी दूसरे चचा के पास रहने गई हुई थी और इसकी मम्मी इसकी बहनों के साथ अमेरिका अपने मैके गई हुई थी, इसीलिए घर में बिल्कुल सकूत था। लेकिन जब वो घर में मौजूद होती थी तब भी वो अपना ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारने के बजाय अपने कमरे में गुजारना ज़्यादा बेहतर समझता था। इस वक्त भी इसने कमरे में आकर टीवी ऑन कर लिया था। बेड पर लेटने से पहले इसने जब मेडिसिन लेने के लिए गिलास में पानी डाला तो इसे इस पानी का ख्याल आया था, लेकिन इसने लापरवाही से इस ख्याल को जहन से झटक दिया। इसे कतन भी यकीन नहीं था कि इसे वक्ती तौर पर जो आराम आया है इसमें इस पानी का कोई हाथ हो सकता है, बल्कि इसे यकीन था कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट का नतीजा है। अब वो दोपहर के वाक़यात के बारे में भी नहीं सोच रहा था। इसने अपनी चंद दोस्तों से फ़ोन पर बात की, फिर अपने सबसे क्लोज़ फ्रेंड को कॉल करके इससे बातें करने लगा। काफ़ी देर इससे बातें करते रहने के बाद वो मूवी चैनल पर आने वाली फ़िल्म देखने में मसरूफ़ हो गया था। फ़िल्म देखते हुए इसे अभी आधा घंटा ही हुआ था। अचानक इसे अपने पाँव में दर्द की लहरें सी उठती महसूस हुई। वो उठकर बैठ गया और पाँव को गौर से देखने लगा, जिसकी ज़ाहिरी हालत में से कोई तब्दीली नज़र नहीं आई थी, लेकिन दर्द में बेपनाह इजाफा हो गया था। कुछ देर गुजरने पर दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। वो उठकर दोबारा बेड पर बैठ गया। इसने दर्द कम करने के लिए एक पेन किलर ली, लेकिन दर्द में कमी होने के बजाय इजाफा ही होता चला गया। इसने कुछ देर बाद डॉक्टर को कॉल किया और उनकी हदायत के मुताबिक और टैबलेट्स ली, लेकिन नतीजा अब भी वही था। कल रात की निस्बत आज इसे ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद इसने अपना पाँव देखा और जैसे धक से रह गया था। पाँव में कहीं कहीं सुर्खी माइल नीले धब्बे नज़र आ रहे थे। इसी बेचैनी में इसे इस पानी की बोतल का ख्याल आया था और जाने क्या सोचकर बमुश्किल पाँव घसीटता फ्रिज के पास गया और इस लड़की की हदायत के मुताबिक इसने पानी निकाल कर पी लिया। फिर वो वापस बेड पर आकर लेट गया। दर्द ज़ब्त करते हुए तकरीबन आधा घंटा तक इसी तरह पाँव को हरकत दिए बगैर लेटा रहा। फिर अचानक इसे महसूस होने लगा कि दर्द कम होता जा रहा है। इसने एक बार फिर उठकर अपने पाँव का जायज़ा लिया। इस पर अभी भी धब्बे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पहले की तरह दर्द नहीं हो रहा था। एक बार फिर इसने फ्रिज से पानी निकाल कर पिया, फिर बेड पर सोने के लिए लेट गया। इस बार दर्द इतना कम हो चुका था कि इसे बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही देर बाद नींद आने लगी। सुबह देर से इसकी आंख खुली थी। इस वक्त 10 बजे थे और पाँव को देखते ही एक इत्मीनान का सांस इसने लिया था। जो धब्बे रात को इसके पाँव पर नज़र आए थे वो अब कहीं भी नहीं थे। ये देखकर तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी कि वो पाँव पर वज़न डालकर खड़ा होने के काबिल हो गया था, वरना पहले वो सिर्फ पाँव को ज़मीन पर हल्का सा टिका कर खड़ा हो सकता था। तकलीफ़ से छुटकारा पाकर इसे यकीनन खुशी हो रही थी, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि दर्द से निजात दिलाने में किसका हाथ था, पानी का या मेडिसिन्स का। रात को पानी पीने के बावजूद भी अब इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई इस पानी को पीने से इसे दर्द से निजात हासिल हुई थी। यही वजह थी जब वो आई और इसने पाँव के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कह दिया, बहुत हद तक ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके दिए हुए पानी का कमाल है या फिर डॉक्टर की मेडिसिन्स का।
اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیسن لینا چھوڑ دیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پانی کا اثر ہے یا میڈیسن کا۔ وہ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ اچھا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ پھر اس نے اگلے 2 دن میڈیسن نہیں لی اور صرف پانی ہی پیتا رہا، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ چوتھے دن اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اب اسے چلنے پھرنے میں کسی دشواری کا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا، اور زخم کو صرف دبانے پر ہی اس میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا، ورنہ پاؤں تو بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن بہرحال اسے یہ یقین اب بھی نہیں آیا کہ وہ صرف پانی کی وجہ سے صحت مند ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ شروع میں اس نے جو میڈیسن لی تھی شاید یہ سب اس کا اثر ہے، لیکن بہرحال یہ بات اس نے مریم کے سامنے نہیں کی، اور اس کے سامنے یہی ظاہر کیا جیسے اسے اس پانی کی کرامت پر یقین آ گیا تھا۔ پاؤں ٹھیک ہوتے ہی پھر اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، اور رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح اتوار ہے اور وہ جلدی آئے گی، اس لیے اس نے آفس دیر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح جب وہ آئی تھی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے حسب معمول اسے چائے یا کافی کی آفر کی تھی، اور حسب معمول مریم نے آفر ٹھکرا دی تھی۔ جب وہ سپارہ واپس کرنے آئی تو وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ سپارہ اندر رکھ کر واپس آئی تھی، اور اس نے کہا تھا، میں نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا، لیکن بس آج آخری دن تھا، کل ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ آپ لوگ کل جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ مجھے اپنا فون نمبر یا ایڈریس دیں گی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہو گئی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی بات کا مناسب جواب نہیں دے پایا، بس کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، ایسے ہی، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ اسے بڑی سختی سے جواب دیا گیا تھا، وہ بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اندر چلا گیا، اور وہ حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جتنی تیزی سے وہ گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس بھی آ گیا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرا پاؤں ٹھیک کیا، اس لیے بھی کہ میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ مجھے آپ اچھی لگی ہیں۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر کہتا جا رہا تھا، اور وہ جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے یکدم پیکٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے، میں تو صرف قرآن پاک لینے کے لیے آپ کے گھر آتی تھی، اور آپ… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر غصے میں دروازے کی طرف چل پڑی۔ مریم، مریم، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایک دم اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ یہ تو صرف ایک گڈ ول گفٹ تھا اور کچھ نہیں، بلکہ میں پھر بھی ایکسکیوز کرتا ہوں، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے میرے سامنے اس طرح مذہب پر یقین ظاہر کیا، جو نیچرلی مجھے اچھا لگا، ورنہ تو اور کوئی بات نہیں۔ وہ وضاحتیں پیش کر رہا تھا، اور اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ پچھلے 15 دن سے وہ اس سے کتنے مہذبانہ انداز میں پیش آتا رہا تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا، بس مجھے ایسی غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے تو واقعی ہمیشہ اسی طرح میری عزت اور مدد کی ہے۔ مریم نے کھلے دل سے اس سے معذرت کی تھی۔ شرمندگی کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، اٹس آل رائٹ، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑاؤں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی، لیکن اب بھی اپنی حرکت پر پشیمان تھی۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اچانک وہ اس سے کہنے لگا، ویسے آئندہ کے لیے ایک مفید مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک سے عقیدت اور محبت اچھی چیز ہے، لیکن آئندہ کبھی اس طرح اکیلے کسی کے گھر مت جانا۔ وہ یکدم رک گئی، وہ بھی ٹھہر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھی۔ ہاں، کبھی بھی اکیلے کسی کے گھر مت جانا، اور کسی تنہا مرد کے پاس تو بالکل بھی نہیں، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ آپ اتنے دنوں سے یہاں آ رہی ہیں، کیا آپ نے میرے علاوہ یہاں کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ملازم تھے تو صحیح۔ مریم نے جیسے خود کو خوش فہمی سے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی بات پر تمسخرانہ انداز میں ہنس دیا۔ اچھا، ملازم تھے، مگر کب؟
مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ پہلے دن آئی تھی تو گیٹ پر واچ مین تک نہیں تھا اور ملازم اپنے کوارٹرز میں تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا؟ اس نے بمشکل سوال کیا۔ نہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اتنے دنوں میں کیا آپ نے میرے کسی فیملی ممبر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ آپ دیکھ بھی کیسے سکتی ہیں کیونکہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو امریکہ گئے ہیں۔ صرف فادر یہاں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں اور پھر رات کو واپس آتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گیٹ پر واچ مین کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً اس دن جب آپ مجھے وہ پانی وانی بنا کر دے رہی تھی، وہ اطمینان سے کہتا جا رہا تھا اور وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، پر میں تو صرف چند منٹ کے لیے آتی تھی اور فوراً چلی بھی جاتی تھی۔ اس نے جیسے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، آپ جلدی چلی جاتی تھیں لیکن وہ صرف اس لیے کہ میں آپ کو جانے دیتا تھا، ورنہ چاہتا تو آپ کا قیام طویل بھی ہو سکتا تھا۔ پر میں تو قرآن پاک لینے آتی تھی۔ اس کا لہجہ کمزور، معذرت خواہانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ کس لیے آتی ہیں؟ لیکن آپ تو مسلم ہیں، میں نہیں مانتی آپ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتے تھے۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کر بڑے دلکش انداز میں ہنسا تھا۔ آپ کیا سوچتی ہیں یہاں سارے کرائمز نان مسلمز کرتے ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں لگتے۔ ایک بار پھر وہ ہنس پڑا۔ میرے بارے میں آپ کا یہ اندازہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ مجھے جانتی تو یہاں آنے سے پہلے کم از کم 1000 بار ضرور سوچتی، اور اکیلے آتے ہوئے تو شاید 1,00,000 بار۔ وہ اس کی متغیر ہوتی رنگت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نے تو اتنے دنوں سے میرا نام تک نہیں پوچھا۔ کسی مہذب آدمی کو بھڑکانے کے لیے تو اتنی بے رخی ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر آج بھی آپ نے بڑا ہی کارنامہ کیا، میرا گفٹ اٹھا کر پھینک دیا۔ کمال کیا۔ میں آپ کی کوشش پر، کامیابیوں پر فخر کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، واچ مین آج بھی گیٹ پر نہیں ہے، اور اکثر اس وقت نہیں ہوتا۔ آپ نے جارحیت اس جگہ دکھائی تھی جہاں صرف میں تھا اور کوئی نہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر مجھے آپ کی اس حرکت پر غصہ آ جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی بات پر پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ وہ جان گیا اب اگر اس نے کچھ اور کہا تو وہ شاید پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ آئیں، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑاؤں۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے آپ کس کلاس کو پڑھاتی ہیں؟ چلتے چلتے اس نے اس سے پوچھا۔ 1 کو۔ اس نے اتنی ہلکی آواز میں جواب دیا کہ وہ بمشکل سن سکا۔ آپ کو پڑھانا بھی اسی کلاس کو چاہیے۔ ویسے جو کچھ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور سکھانا۔ وہ اس کے طنز کو سمجھنے کے باوجود بھی چپ ہی رہی۔ گیٹ کی چین اتارتے ہوئے اس نے کہا، اگر آپ نہ رونے کا وعدہ کریں تو ایک بات اور بتاتا چلوں۔ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ پہلے دن یہاں آئی تھیں، اس دن… وہ بولتے ہوئے یکدم رک گیا۔ پھر دھیمی آواز میں اس نے کہا، اس دن میں ڈرنک کر رہا تھا۔ مریم کا رنگ فک ہو گیا تھا، اور جس دن آپ مجھے وہ پانی کی ترکیب بتا رہی تھی اس دن آپ کے آنے سے پہلے بھی میں ڈرنک کر رہا تھا، اور میں نے آپ کے بارے میں وہی سوچا تھا جو کوئی مرد کسی عورت کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اور آج آپ نے کتنی آسانی سے میری ایکسکیوز کو مان لیا، حالانکہ میں نے وہ گفٹ آپ کو اسی نیت سے دیا تھا جو آپ پہلے سمجھی ہیں، اور آپ پتہ نہیں اسٹوپڈ ہیں یہ کیا ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی جان نہیں پائیں۔ تو پھر خود کو اتنے رسک میں کیوں ڈالتی ہیں؟ یا عقل کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب دوسرے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ان کے بارے میں کچھ جان پائیں تو آپ تو شاید… وہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی دیکھ کر یکدم چپ ہو گیا۔ اسے پہلی بار اپنے تجزیے کی بے رحمی کا احساس ہوا تھا۔ مگر میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، یہی وجہ ہے میں کوئی بدتمیزی نہیں کر سکا۔ شاید میں… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آخری بار اسے دیکھا، جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کچھ بھی کہے بغیر گیٹ کراس کر گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اسے اسکول کے ایڈریس پر ایک پارسل ملا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اسے اسکول کے ایڈریس پر یہ پارسل کون بھیج سکتا ہے۔ پارسل کھولتے ہی کرسٹن ڈائر کی ایک بہت خوبصورت قیمتی گھڑی نے اسے چونکا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا قیمتی تحفہ اسے کون بھیج سکتا ہے۔ بڑے تجسس سے اس نے پیکٹ میں سے نکلنے والے کارڈ کو کھولا تھا۔ کارڈ پہ تحریر لفظوں نے اسے چونکا دیا، یہ بہت معمولی سا گفٹ ہے تمہارے لیے اچھی لڑکی، اور میں نے بھی تم سے بہت کچھ سیکھا۔ تم بہت اچھی ہو، ہیدر۔ چند لمحوں کے لیے اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کس کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ پھر وہ اس تحریر کو دوبارہ پڑھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیسے کیا جس کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، البتہ اس نے اسے ضرور کچھ سکھا دیا تھا جسے وہ باقی ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتی تھی، کہ کبھی کسی مرد کے پاس اکیلے مت جانا، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا۔
اس نے گھڑی نکال لی. آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں اس لیے میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکا. شاید میں آپ سے کوئی کہہ رہا تھا. گھڑی کو گال سے چھوتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ حافظ.